Institute of India, Dehradun, for being with us. Thank you. Thank you, Dr. Mayank. It's really very pleasant to be here. And thank you for the nice introduction. I think without any further delay, we should start the presentation. Shall I? Yeah, please, please. Thank you. So, shall I continue in English and Hindi? Na? I should continue. If anyone has any problem, please, with the languages, please do ask about anything. No, you can go bilingually. Okay, thank you. So, my screen is visible. Na? You can see my presentation, I think. Yes, sir. Okay, Yes, thank you. yes. Thank you. So, when I'm talking about carnivore conservation, so carnivores, there are several carnivores, but like even if a small animal like a mongoose is also a carnivore. But when you talk about carnivore conservation, obviously they also fall under the conservation. But mostly the carnivore conservation is when we're talking about, so we'll be talking about the conservation of the large carnivores. मतलब कि जो बड़े आकार की मांसाहारी. अभी भारत में हमारे पास बाघ, शेर यानी सिंह, तेंदुआ पाए जाते हैं, साथ साथ स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं. और फिलहाल में आपको ये भी पता होगा कि हमारे भारत में चीता भी लाने की कोशिश किए जा रहे हैं और जिसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुका है. तो आज के जो भी हमारे प्रेजेंटेशन और टॉक है, हम उसमें इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसके कंजर्वेशन के लिए क्या काम हो रहा है और कैसे इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स जो भी है कैसे डाला जा रहा है. अगर बायोडाइवर्सिटी बात करें तो हमारे पास कुल 10 से 30 मिलियन के आसपास स्पीसीज है. इसमें से कुछ सारे पहले से विलुप्त भी हो चुका है, जैसे कि डायनासोर जैसे बड़े आकार के प्राणी थे वो पहले विलुप्त हो चुके हैं. कुछ ऐसे बाघ के सबस्पीसीज भी है जो भी हमारे जो दुनिया से विलुप्त हो चुका है यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अगर देखा जाए जो इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक रेस और कोई ना कोई स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होता रहेगा. समय के साथ हो सकता है या तो जिसको कहते हैं हम ह्यूमन इंटरवेंशन, या तो फिर उसके जो भी रिसोर्स के रिक्वायरमेंट है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे या तो उससे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर आ गया उस नीश के हिसाब से, तो वो सारे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. पर अभी के जो हमारे एक्सटिंक्शन रेट है वो काफी 100 से 300 गुण ज्यादा जो है नेचुरल लेवल उससे ज्यादा है. और अगर देखा जाए तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? हम, यानी कि इंसान. ये पहले 2 मिलियन ईयर से जो हमारे एक्सटिंक्शन रेट था वो उससे ज्यादा है जो पिछले 2 साल में है, 2000 साल में है. जो मशहूर एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है डॉक्टर जॉर्ज सेलर, उनका एक कहना है, ह्यूमन आर द ओनली स्पीसीज दैट द वर्ल्ड कुड डू वेरी वेल विदाउट. मतलब ये जो दुनिया है ये इंसानों की बिना भी बहुत अच्छे से चल सकता था. खैर वो बात की बात है. पर अगर एक्सटिंक्शन रेट को देखेंगे तो 40,000 साल तक हम बस कैसे जिंदा रहना ये सीख रहे थे. पर उसके बाद जैसे जैसे हमको आग जलाना आए, उसके बाद से अगर देखा जाए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन उस दिन से शुरू हुआ और उसी दिन से जो दूसरा चीजें हैं जैसे कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज या तो कोई दूसरी जैसे कि आग लगना और आग की वजह से कोई ऐसे जो भी हैबिटेट है वो खत्म हो जाना, तभी से शुरू भी हुआ. आजकल हम जो भी कुछ करते हैं जैसे कि आपके घर के बिजली आ रहे हैं, बाइक चल रही है, सब कुछ आग की वजह से है. और उसके कंसिक्वेंस के तौर से ये भी है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल के एमिशन से पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ. और जब बात आती है लार्ज कार्निवोर्स के साथ ह्यूमन और यानी कि हमारे हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहता है. क्यों? क्योंकि दोनों खाने के लिए लड़ाई करते हैं. स्पेस जो है उसके लिए कंपटीशन है, या तो साथ साथ जो जंगल के किनारे रहते हैं या तो जहां पे
बड़े आकार की मांसाहारी पाए जाते हैं वो लाइव स्टॉक रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब कि जो घरेलू पालतू जानवर है उनको भी वो शिकार करते हैं। और अगर आप पुराने जैसे बाकी इमेजेस देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि कहीं पे टाइगर जो है ह्यूमन को मौल कर रहा है, वो पुराने जो है आपके स्कल्पचर है उसमें भी डिपिक्टेड है। तो इसके लिए क्या इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारे हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो एक दूसरे के बीच लड़ाई की एक स्थिति बढ़ती जाती है। तो इससे लग सकता है कि क्यों हम फिर बचाए, पर साथ में अगर पुराने जो हमारे कल्चरल और रिलीजियस रेवरेंस है, सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं, बौद्ध या तो बाकी धर्म में भी अगर देखेंगे तो पुराने बहुत सारे ऐसे चित्र मिलेंगे आपको, मूर्ति मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि हमारा जुड़ाव जो है लार्ज कार्निवोर के साथ बहुत पहले से है। एकदम नीचे आपको दिख रहा होगा ये जो मोगली के इमेजेस है, जहां पे ये एक भेड़िए को अपने साथ अपने गले लगा मिला रहा है। तो ये कहानी है, पर अगर देखा जाए तो ये कहानी हमारे सच्चाई भी है, क्योंकि साल हर साल हम जो भी इतने कार्निवोर्स है, जो भी लार्ज कार्निवोर है, उनके साथ ही हम कोएग्जिस्ट करके बड़े हुए। अगर पुराने जो हमें कहानी भी देखेंगे जैसे कि हितोपदेश जैसा, या तो फिर जो हमारे नेशनल एम्बलम है उसमें भी शेर का एम्बलम बना हुआ है। बात है कि क्यों करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज कार्निवोर कंजर्वेशन, क्योंकि इसका आपके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और एथिकल वैल्यू है। इकोलॉजिकल वैल्यू ये, क्योंकि ये अगर आपके जो भी एपेक्स प्रेडेटर है अगर वो रहेंगे तो आपके जंगल बचे रहेंगे। इकोनॉमिकल ये है कि अगर आप किसी जंगल में टाइगर है, यानी कि जो टाइगर रिजर्व है, अगर वहां पे आपके टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट के साथ आपके रेवेन्यू जनरेट होता, जो उसके आसपास के गांव के लोग हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाती है, कमिटी बनाए जाते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। और एथिकल क्या है कि जानने के लिए आपको इसका एक एस्थेटिक व्यूज भी है। आप जंगल जाते हैं, टाइगर रिजर्व जाते हैं घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट, तो आप उसके लिए आप उसका आनंद उठाते हैं। कैरिस्मेटिक इसलिए भी है क्योंकि ये फूड चेन जो है इसके सबसे ऊपर रहते हैं, बहुत ही कम डेंसिटी में मिलते हैं ये, और इनको एकोमोडेट करने के लिए बहुत बड़ा सा जगह चाहिए जो कि वायबल हो। वायबल मतलब जो पॉपुलेशन साल भर साल चलते रहे, ऐसा नहीं कि हमने कुछ को बचा दिए और उसके बाद अगले समय वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो कहीं भी एक जगह पे कोई पॉपुलेशन अगर हो उसको वायबल बनाना होता है, जिसके लिए इनको एक बड़ी सी जगह की जरूरत पड़ती है। और ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज के तौर पर माना जाता है, क्योंकि अगर आप लायन या टाइगर या लेपर्ड के कंजर्वेशन करेंगे तो उसके साथ साथ जुड़े हुए बाकी जो भी सहवर्ती है उनकी भी कंजर्वेशन होती है। बात करते हैं टाइगर्स के। टाइगर के जो ग्लोबल रेंज था उससे अगर देखा जाए तो 97% पहले जहां जहां पे टाइगर मिलता था वहां से ग्लोबल रेंज पे डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल टाइगर के दिन पे, ग्लोबल टाइगर डे के दिन पे ये बेहद ही शर्मनाक बात है। और अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास मतलब भारत में 1900 के आसपास 40,000 के आसपास टाइगर था, पर अभी सिर्फ 2,967 ही बचे हैं, जो कि पूरे विश्व के 70% टाइगर पॉपुलेशन में है। बाकी जितने भी देशों में है उसमें हमारे जो भी पड़ोसी देश मुल्क है जैसे कि नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, इन सब जगह पे बाघ मिलते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में, उनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर 18 से 19वीं शताब्दी देखिए हम शतक के हम देखेंगे जहां जहां पे भी टाइगर मिलता था या तो देखे गए थे या तो कोई ऐसे रिकॉर्ड जो पुराने किताबों में होता है, और उसको अगर हम मैप करेंगे जो अभी के तहसील है तो देखा जाता है कि 26% जो भी हमारे तहसील था उसमें से टाइगर अभी नहीं है। और पहले ह्यूमन पॉपुलेशन था हमारे पास 24 मिलियन, अभी हम करीब 130 से 35 मिलियन के आसपास पहुंच गए। इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में किसी भी बड़े आकार की मांसाहारी जो भी है, जो भी लार्ज कार्निवोर है, उनका कंजर्वेशन थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि
हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनका अगर हम एवरेज साइज देखेंगे वो है 239 किलोमीटर स्क्वायर, और एक मेल टाइगर की होम रेंज होता है करीब करीब 8 से 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 130 मिलियन लोगों के देश में अगर हमारे पास टाइगर बहुत ज्यादा है तो उनको कंजर्वेशन करने के लिए हमें कितने ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे ताकि उनके साथ हमारा कोई कंफ्लिक्ट ना हो। टाइगर में ऐसी क्या हैसियत है जो उनको एक्सटेंशन मतलब विलुप्त होने के लिए मजबूर कर देता है कि इनका एक्सटेंशन रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनकी लाइफ हिस्ट्री जो है, इनको कहा जाता है कि हाईली केस सिलेक्टेड स्पेसीज, मतलब इनके जो जेस्टेशन पीरियड है उसके बाद जब एक कोई टाइगर जो भी है उसका लीटर आता है यानी कि जो बच्चे आते हैं, और उसके बाद उसको 3 महीने तक अपने माँ के साथ रहना पड़ता है। इस दौरान कोई भी बड़ा जानवर आके मार सकता है तो उस वाले जो लीटर है वो खत्म हो सकता है। साथ में टाइगर की बिहेवियर बहुत ज्यादा इल्यूसिव है। इल्यूसिव मतलब ये छुप के रहने पसंद करते हैं। साथ ही साथ जहां जहां पे टाइगर रहता है, और पहले भी जहां पे टाइगर था वहां पे इनके हैबिटेट जो है मतलब जो रहने की जगह वो खो रहा है, इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है, और सबसे ऊपर में यह है कि टाइगर की पोचिंग भी होता है क्योंकि टाइगर के जो बॉडी पार्ट्स है वो सारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है या तो फिर बाकी दूसरे काम के लिए जैसे स्किन, उसके बोन, इन सब के लिए भी यूज होता है। और तो फिर इसके लिए टाइगर की पोचिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए टाइगर की एक्सटिंक्शन ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पोचिंग के टाइगर का स्नेयर लगा हुआ है, टाइगर मेडिसिन जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है वो भी बेच रहा है। और ये अगर देखा जाए तो एक पूरा चित्र है जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को दर्शाता है। सिर्फ वाइल्ड लाइफ क्राइम भी नहीं, साथ साथ डेवलपमेंट के इश्यूज, जहां पे वाइल्ड लाइफ है या तो फिर लार्ज कार्निवोर और मेगा हर्बिवोर, वहां पे कोई ऐसे डेवलपमेंट काम के लिए अगर आप जाते हो तो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। व्हाट इज द नीड फॉर मॉनिटरिंग ऑल दोस? इस क्यों हम इसको मॉनिटर करेंगे? क्योंकि जितने भी हमारे कंजर्वेशन एफर्ट है वो कितना सफल रहा उसको एसेस करना भी जरूरी है कि हमने पिछले साल जितने सारे एफर्ट डाले थे, पेट्रोलिंग बढ़ाए थे, कहीं पे हैबिटेट मैनेजमेंट किए थे, उसका क्या हुआ, कहाँ तक कि उसका हम एसेस कर पा रहे हैं, और कौन कौन सी जगह पे कंजर्वेशन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जिसके लिए इनका भला हो सकता है। और साथ ही साथ 130 मिलियन या तो फिर 1.3 बिलियन के जो हमारे पॉपुलेशन है उसके ऐसी देश में आपकी डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो कैसे उस डेवलपमेंट को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाया जाए, ये भी देखने के लिए आपको कोई भी पॉपुलेशन है, चाहे वो टाइगर का है, चाहे वो आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या चाहे वो लायन का है, आपको इनको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ता है हर समय। सन 2006 में सबसे पहली दफा टाइगर एस्टिमेशन या तो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन प्रोसीजर हुआ था, क्योंकि 2006 में 2005 के आसपास सरिस्का और पन्ना से टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया था लोकली। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2006 में एक अमेंडमेंट के हिसाब से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का प्रस्तुत किया गया, फॉर्मेशन है उसकी। फिर उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिकली 2006 में पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया था टाइगर्स के। उसके बाद 2010, 2014 और सबसे लेटेस्ट 2018 में हमें टाइगर्स के आंकड़ा मिले पूरे देश से। अगर हम देखेंगे तो इसमें जो टाइगर के ग्रोथ रेट है वो 6% पर एनम है, मतलब हर साल 6% के हिसाब से टाइगर का ग्रोथ होता है। अब बारी आती है कि हम इसको कैसे मॉनिटर करते हैं और हाउ टू मॉनिटर टाइगर्स। तो देयर आर 3 phases ऑफ डेटा कलेक्शन। जिसमें फेज 1 है ग्राउंड सर्विस, जिसमें हम कार्निवोर्स के और मेगा हर्बिवोर्स के डेटा लेते हैं।
प्रे यानी कि जो प्रे बेस है, जैसे कि हिरन और बाकी जो अंगुलेट्स हैं, उनके हैबिटेट कैसा है, जहाँ पे इनके जंगल है, उस जंगल में वीड है कि नहीं, वो जंगल के स्थिति क्या है, उसका कैनोपी कवर क्या है, वो सब देखते हैं। और उस जंगल के आसपास या तो उस जंगल में ह्यूमन इम्पैक्ट कितना है, मतलब कैटल वहां पे आते हैं कि नहीं, ह्यूमंस आते हैं कि नहीं, वहां पे आग लगा था कि नहीं। और इसके बाद फेज टू डेटा जो कि है रिमोटली सेंस डेटा, मतलब आपको जो सैटेलाइट से डेटा मिलता है उससे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे घर है, नाइट लाइट्स है। नाइट लाइट मतलब आपके, जैसे आप इमेज आते हैं तो उसको पता है कौन कौन सी जगह शहर है और कहाँ कहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है। और सबसे आखिर में आता है कैमरा ट्रैप डेटा, यानी कि फेज 3। इस टाइगर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सेम इंडिविजुअल है कि नहीं। इसके लिए पिछले साल, यानी कि पिछले साइकिल में 2018 में हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया था, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन तौर पे आता है, उसका नाम है एम स्ट्राइप्स। तो उसके जो इकोलॉजिकल मॉड्यूल है, उसमें सबसे पहले हम जो ग्राउंड सर्वे है उसका डेटा रिकॉर्ड करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कार्निवोर साइन सर्वे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइन लिए जाते हैं कार्निवोर्स और मेगा हर्बिवोर्स पे। अगर डायरेक्ट सेटिंग है तो आप उसमें जो भी जानवर या तो कार्निवोर दिख रहा है उसके एज और सेक्स के इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। हर्बिवोर डेंसिटीज निकालते हैं, और हर्बिवोर डेंसिटी निकालने के लिए आपको लाइन ट्रांजिट से जाना। लाइन ट्रांजिट ना एक आपके सैम्पलिंग प्रोटोकॉल है, उसमें जाते हैं आप, और उसमें डायरेक्ट सेटिंग में आपको जितने भी संख्या के हर्बिवोर मिल रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। और साथ ही साथ उस ट्रांजिट लाइन में आपके हैबिटेट प्लॉट क्या है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। साइंस सर्वे में आप इसलिए करते हैं साइंस सर्वे क्योंकि जो भी कार्निवोर्स है, सबसे खास तौर पे लार्ज कार्निवोर जो भी है, वो सारे इल्यूसिव स्पीसीज है, पर उनके साइंस जो है वो दिखता है हमें। तो अगर आपको कोई साइन मिल रहा है, जैसे कि आपको आप जंगल में चल रहे हैं, आपको पगमर्क मिल रहा है, आपको रेक मार्क यानी कि पेड़ पे खुरदने का निशान मिल रहा है, स्क्रैप मार्क मिल रहा है, तो आपको पता चलता है कि इस जंगल में जो है या तो इस टाइगर रिजर्व में टाइगर है। इंटेंसिव सर्च करते हैं हम उसके बाद, और हर एक बीट पे, बीट मतलब सबसे छोटा सा एक हिस्सा जो आपके फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, और उसी बीट में फिर प्रे एस्टिमेशन किया जाता है, जिसमें लाइन ट्रांजिट एक सैम्पलिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें सुबह सुबह आप चलते हैं और आपको जितने भी हर्बिवोर्स दिखते हैं आप उसके संख्या लिखते हैं, और साथ साथ उसका रेडियल डिस्टेंस और एंगल, कौन सी कितने एंगल में आपको दिखा था, ये नोट करने के बाद डिस्टेंस सॉफ्टवेयर है, उसमें आप जाके इनके एबंडेंस कितना है या तो डेंसिटी क्या है वो निकाल सकते हैं। हैबिटेट प्लॉट में आपको ह्यूमन प्रेजेंस के साइन लेना होता है। फॉरेस्ट टाइप कैसा है, यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मिसलेनियस मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट है, या तो मॉइस्ट ड्राई, जो भी ऐसे फॉरेस्ट टाइप आप रिकॉर्ड करते हैं। साथ में वहां पे आपके कौन से हर्बिवोर्स के पेलेट्स मिल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं आप। और ये सारे जब रिकॉर्ड होने के बाद रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, जहां पे पहले तो आपने कितने किलोमीटर चला है और आपको क्या क्या मिला है, उसका एनकाउंटर रेट, ये सारे सबसे पहले स्मार्टफोन या तो मैनुअल एंट्री के तौर पे एक रेंज लेवल पे आता है। उसके बाद इसको डिवीजन और फिर धीरे धीरे एनटीसीए या तो डब्ल्यूआई तक के पहुंचाया जाता है ये डेटा, और वहां पे हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। और इस एनालिसिस के तौर पे हम इसको कहते हैं डबल सैम्पलिंग एफर्ट और डबल सैम्पलिंग मेथड। और डबल सैम्पलिंग अप्रोच और कवरेज में आप देख सकते हैं कि पहला जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें टाइगर प्रेजेंस, सैंपल यूनिट्स और फॉरेस्ट, मतलब कहाँ कहाँ पे जितने भी आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे जितने वो सारे जंगल हैं जहां जहां पे 2018 में सैंपल किया गया था कि वहां पे टाइगर मिलता है कि नहीं। और जितने भी आपको रेड डॉट दिख रहा है वो सारे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको उस जगह पे टाइगर मिला था। तो जो सैंपल फॉरेस्ट है उसका एक सबसेट होता है जहां पे हमको टाइगर प्रेजेंस मिलता है, और उसी जगह पे फिर कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किया जाता है, लगाए जाते हैं, और फिर आपको
जो दूसरी मैप है जो सैंपल 2 में आपको देते कैमरा ट्रैप से और जेनेटिक्स से हमको कहाँ कहाँ से टाइगर के इंफॉर्मेशन मिला है। अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्थ ईस्ट में आपके अरुणाचल में हमें वहां से जेनेटिक्स के इंफॉर्मेशन मिला है। छत्तीसगढ़ के जैसे आपके अचानक मार या तो उदांती सीधा नदी ऐसे एरिया जहाँ पे आपके कैमरा ट्रैप लगाना मुश्किल है और वहां पे रिसोर्सेस नहीं है, तो वहां से हम जेनेटिक से बता सकते हैं कि यहाँ पे हमको टाइगर मिला है। इस दौरान कुछ 5,22,906 किलोमीटर चले गए थे, जहां पे टाइगर का ऑक्यूपेंसी अगर बताएंगे तो 88,985 स्क्वायर किलोमीटर में टाइगर का ऑक्यूपेंसी पाया गया, माने कि इतने बड़ा एरिया में टाइगर मिला। कुल 26,838 कैमरा ट्रैप लगाए गए थे, उसमें से 76,651 टाइगर के इमेजेस मिले और उसमें से 2,967 टाइगर जो है यूनिक टाइगर पाया गया था, ये एक एस्टिमेशन के तौर पे। और ये बहुत ही मतलब लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे के तौर पे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी एक सम्मान मिला था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। मैप में आपको दिख सकता है सारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं और टाइगर रिजर्व्स के बाहर कहाँ कहाँ पे आपको टाइगर मिलता है और उसकी कनेक्टिविटी क्या है। मतलब एक पार्क से दूसरे पार्क या तो एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व जाने के लिए उनके पास क्या कनेक्टिविटी है। जैसे सेंट्रल इंडिया में देखेंगे हम तो पेंच से कान्हा तक के आपको एक कनेक्टिविटी दिख रहा होगा। दिस इज अ वेरी फेमस कॉरिडोर व्हिच इज कॉल्ड कान्हा पेंच कॉरिडोर। इसके ऊपर से नेशनल हाईवे 44 गया है और उसी के लिए मिटिगेशन प्लान भी बनाया गया था, तभी जाके उस रोड को जो भी उसका एक्सपेंशन था और साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशन करने थे वो किया गया। जैसे हमने बताया कि टाइगर और जो भी लार्ज कार्निवोर है ये एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, तो अगर जब आप इनके सर्वे करते हैं तो आपको दूसरे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके साथ कोप्रेडेटर्स और जो मेगा हर्बिवोर्स या तो यानी कि जो बड़े आकार के हर्बिवोर्स हैं उनके भी हमें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस और उसके इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसमें इस मैप में आपको दिखेगा कि भारत में कौन कौन सी जगह पे जहाँ पे टाइगर रिजर्व है और नॉन टाइगर रिजर्व एरिया भी है, कहाँ कहाँ पे आपको हाथी मिलता है यानी कि एलिफेंट प्रेजेंस है। सिमिलरली दिस इज फॉर गौर। अगर हम देखेंगे तो गौर के डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न घाट्स की तरफ है और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये जो रिमोट सेंस डेटा है या तो रिमोट सेंसिंग या जीआईएस डेटा से आपको सैटेलाइट से पता चलता है कहाँ कहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट है। इसमें जितने भी बड़े डॉट दिख रहा है वो सारे आपके बड़े बड़े शहर है, जैसे कि दिल्ली में आपको बहुत डेंस डॉट दिख रहा होगा, मुंबई में दिख रहा है, चेन्नई में दिख रहा है, कोलकाता में दिख रहा है और उसके बाद जैसे लद्दाख और अरुणाचल के तरफ आपके ये कलर फेड हो रहा है और थार जो डेजर्ट है उसके तरफ। तो ये दर्शाता है कि ह्यूमन डेंसिटी कितना कम है। अगर हम इसके ऊपर नाइट लाइट का जो डेटा है ये इम्पोज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है ये मैप। और शायद ये मैप मुझे लगता है कि बहुत सारों के पास आता है, जैसे दिवाली खत्म होता है उसके बाद कि नासा ने ये फोटो भेजी है। खैर वो बस मजाक की बात है। इसके बाद फेज 3 में हम जब कैमरा ट्रैप लगाते हैं तो उसके डेटा कुछ इस हिसाब से आता है कि आपने कहीं सारे कैमरास लगाए और वो सारे फोटोग्राफ्स फिर आपके पास एक जियो टैगिंग के बाद सेव किया जाता है और उसके मेटा डेटा यानी कि फोटोग्राफ्स के बैकग्राउंड में आपके उसके जीपीएस लोकेशन, कब लिया गया था फोटो और कहाँ की है, ये सारे इंफॉर्मेशन आ जाता है और अलग अलग स्पीसीज के। उस फोटोग्राफ्स के बाद हम उसको उसमें से टाइगर के जितने भी इमेजेस हैं उसको निकाल लेते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट कंपेयर नाम के एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम अलग अलग टाइगर की पहचान कर सकते हैं। हमने सभी ने लगभग वो एक गेम खेला है कि जिसमें दो ऐसे इमेजेस होता था
और जिसमें से 7 या 8 डिफरेंसेस निकालना होता है। टाइगर की पहचान करना भी लगभग वैसा ही है। अगर आपको दो टाइगर, दो अलग अलग इंडिविजुअल की फोटोग्राफ्स मिलते हैं, उसमें से आप उनकी जो स्ट्राइप पैटर्न है, मतलब जो धारी है, उसे आप अलग अलग दो टाइगर पहचान कर सकते हैं। साथ साथ जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग होता है हमारे इंसान के भी, जैसे अगर आपको किसी भी चीज के या तो एक फिंगर, जैसे हमारे हर एक के उंगली के निशान अलग अलग होता है, तो टाइगर का भी जो स्कैट, मतलब जो उसके विष्ठा है, उससे अगर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और पीसीआर करेंगे तो अलग अलग टाइगर की पहचान होता है। कि जैसे हमने बताया पहले भी कि अरुणाचल या तो छत्तीसगढ़ की जो जंगल है, जहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ही वास्ट जंगल है, और वहां पे आपको कैमरा ट्रैप लगाने की लोकेशन मिलना मुश्किल, और साथ साथ अगर आप जंगल जाते हैं तो वहां पे आपके इंसर्जेंसी के भी थोड़ा बहुत डर रहता है। तो इसलिए वहां से स्कैट कलेक्ट किया जाता है, और उस स्कैट से फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद पीसीआर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल टाइगर नंबर्स कितना है। अगर हम टाइगर डेंसिटी की बात करेंगे कि कहाँ पे टाइगर डेंसिटी ज्यादा हो सकता है, और इसका अगर हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाया तो देखते हैं कि जहां पे पग मार्क ज्यादा मिल रहा है, अगर आप 0 से वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे तो आपके टाइगर डेंसिटी बढ़ रहा है। तो कान्हा या बांधवगढ़ जो है, पेंच, ये ये सारे आपके ऐसे एरिया है कि जहाँ पे टाइगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और अगर हम उसी के हिसाब, उसी के रिलेशनशिप में देखेंगे, वहां पे पगमार्क के एनकाउंटर्स भी ज्यादा हुआ है। वही मैप, टाइगर स्कैट भी आपको जितना ज्यादा मिला है, आपको टाइगर डेंसिटी भी उतना ही है। अब एनकाउंटर रेट क्या होता है? आपने जो सर्वे किया है, मतलब आप अभी किसी जंगल में चल रहे हैं, किसी रास्ते में ट्रेल से, और आपको कितने, मान के चलिए आपने 5 किलोमीटर चला और आपको 10 टाइगर के साइंस मिले, तो आपका एनकाउंटर रेट होगा 10/5, यानी कि 2। तो ऐसे ही आपके पगमार्क के एनकाउंटर रेट निकाला गया, और उसके बाद जो टाइगर की डेंसिटी है, अगर उसको लीनियर इक्वेशन में, तो जहां जहां पे आपके टाइगर के स्कैट या तो टाइगर के पगमार्क मिलेंगे या तो दूसरे स्पीसीज का मिल रहा है, तो उसके डेंसिटी के साथ एक लीनियर इक्वेशन बनता है। और साथ ही साथ जो भी एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस है, वो टाइगर डेंसिटी के लिए ठीक नहीं है। अगर जहां पे आपकी ह्यूमन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे आपकी ह्यूमन हैबिटेशन ज्यादा है, वहां पे आपका धीरे धीरे टाइगर के नंबर और डेंसिटी कम होता जाता है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पे आपके ह्यूमन डिस्टर्बेंस ज्यादा होने के कारण हमारे वहाँ पे टाइगर डेंसिटी या तो बहुत कम है, या तो पिछले 1-2 साल में वहाँ पे टाइगर के कोई साइंस नहीं मिले। साथ ही साथ अगर हाई प्रे डेंसिटी है, मतलब अगर हर्बिवोर सब पे ज्यादा है, तो आपके टाइगर डेंसिटी भी हाई होता है। ये एक रिलेशनशिप है जो प्रे और टाइगर एबंडेंस के बीच में है, जिसमें अगर बहुत ही ज्यादा रेड कलर का है, वो है बहुत लो डेंसिटी ऑफ प्रे, और अगर आप ब्लू कलर की तरफ जा रहे हैं तो आपके हाई डेंसिटी। ये मैप है कान्हा टाइगर रिजर्व के। तो अगर हम यहाँ इसमें देख सकते हैं कि जहां पे आपकी प्रे की डेंसिटी ज्यादा है, टाइगर की डेंसिटी भी वहां पे ज्यादा दिख रहा है। ये आपके वो जोन है जहां पे आपके मैनेजमेंट एफर्ट्स जो है ज्यादा डाले गए, और बाकी दूसरे जो एरिया जहां पे से आपके टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ जो लैंडस्केप दिख रहा है, जो एरिया दिख रहा है, वो बिल्कुल ही नो इनवैलिड एरिया है। वहां पे आपके प्रे के हेल्थ बहुत अच्छा है, बट प्रे डेंसिटी बहुत कम है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि वहां पे टाइगर नहीं है, वहां पे प्रे भी है, वहां पे टाइगर भी है, पर उसकी डेंसिटी कम है। जब आप कैमरा ट्रैप लगाते हैं फेज 3 के लिए, तो ये आपके जो पार्क है उसके हिसाब से ये सारे जितने भी आपके येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे कैमरा ट्रैप के लोकेशन है। उसमें से जितने भी रेड डॉट्स है, इतने सारे कैमरेज में टाइगर का कैप्चर हुआ है। उसके बाद आपके जो मार्क रिकैप्चर के एनालिसिस है, उससे हम पता कर सकते हैं कि टाइगर के कहाँ कहाँ पे होम रेंजेस हो सकता है, और इससे फिर आप जो भी होम रेंज सेंटर है उसको बनाते हैं, और उसके हिसाब से टाइगर का डेंसिटी और एक कोई पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइगर्स है वो नंबर निकल सकते हैं।
इसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर है, मतलब जहां पे आपने कैमरा ट्रैप लगाया है और आपके जो एक्टिविटी सेंटर है, माना जाता है कि जो एक्टिविटी सेंटर है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चर सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप एक्टिविटी सेंटर, मतलब जहां पे आपके एक्टिविटी सेंटर जेनरेट हुआ है, वहां उससे दूर जाते रहेंगे तो आपके डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी कम होता जाता है और धीरे धीरे जीरो पे आ जाता है। ये शिवालिक लैंडस्केप है। इसमें इतने सारे 13,517 किलोमीटर ग्राउंड सर्वे किया गया था और उसमें से 4,273 ऑब्जर्वेशन मिले टाइगर के, 3,586 कैमरा ट्रैप के लोकेशन उसमें लगाए गए और उसमें से कुछ 598 टाइगर्स मिले थे। उसके बाद हम लोग इसको कोवरेट के साथ मॉडल किए। इस कोवरेट में क्या मॉडल होता है, आपके ह्यूमन डिस्टर्बेंस, जो भी डिस्टेंस टू पीए, मतलब जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके साथ आपके रोड के डिस्टेंस क्या है, नाइट लाइट, प्रे के डेंसिटी, उसके साथ जितने भी आपके डांग पैलेट, इन सब का इंफॉर्मेशन मिलता है कि कहाँ कहाँ पे प्रे है। ये सारे इंफॉर्मेशन एक साथ कोलेक्ट करके कोवरेट्स बनाए जाते हैं और उसके बाद जहां जहां पे टाइगर के इमेजेस नहीं मिले थे वहां पे हम उस मॉडल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके टाइगर नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे ऐसे हैं कि कैमरा ट्रैप के जो यूनिक टाइगर्स मिले थे वो था 598 और जब हमने उसको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कोवरेट मॉडल में किया तो हमको टाइगर्स मिले थे 646। तो ये जो बाकी जो आपके डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस उससे आता है कि जहां जहां पे आपको टाइगर्स नहीं मिले थे और आपके टाइगर के इमेजेस नहीं मिले थे पर आपको टाइगर का साइन मिला था और उसके हिसाब से आपने मॉडल को प्रेडिक्ट किया। नीचे ग्राफ से देख सकते हैं कि टाइगर साइन और प्रे एनकाउंटर के साथ जो है रिलेशनशिप बीटा कोफिशिएंट वो हायर है और ह्यूमन डिस्टर्बेंस के साथ इसका नेगेटिव कोरिलेशन है। नाउ कम टू लायंस। अभी भारत में हमें एशियाटिक लायन मिलता है विच इज क्वाइट यूनिक और वो भी सिर्फ एक ही स्टेट में, दैट इज गुजरात। कंजर्विंग लायन इज नॉट वेरी इजी देयर। जस्ट लाइक टाइगर्स, अगर हम लायन का भी देखेंगे तो जो हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 17th सेंचुरी के आसपास और जिस जिस तहसील में हमको टाइगर लायन मिलता था तो ये बिहार, झारखंड, बंगाल तक के भी लायन के डिस्ट्रीब्यूशन था, जो आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन सब एरिया में पहले लायन मिलता था। फिर धीरे धीरे लायन के नंबर्स कम होते गए और एज लो एज 50 नंबर्स ऑफ लायन में पहुंच गया था ये नंबर। एंड दैट टू वाज restricted in a hundreds किलोमीटर स्क्वायर एरिया। पर उसके बाद से जो भी कंजर्वेशन इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से अभी कुछ 500 से भी ज्यादा लायन है हमारे देश में और जो कि करीब 15,000 से भी ज्यादा किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, सौराष्ट्र एरिया में उसको पाया जाता है, जो कि एग्रोपेस्टरल भी है। एग्रोपेस्टरल मतलब जहां पे आपके खेती भी होता है और वहां के जो आपके पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, दे आर मोस्टली मालधारीज एंड दे आर मोस्टली पेस्टरलिस्ट। पेस्टरलिस्ट मतलब वो ऐसे ही कैटल को रेज करते हैं, उसके जो भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स है उससे उनको फायदा भी होता है, मतलब वो उनको बेचते हैं एज अ देयर लाइवलीहुड। पर अभी गिर से ये लायन जितने पहले पहले गिर में मिलता था, उसके बाद ईस्टर्न लैंडस्केप से लेके जो कोस्टल लैंडस्केप है, कुछ दिन पहले भी शायद आपको वीडियोस में दिखा होगा कि कुछ लायन ऐसे जो है समुद्र किनारे खड़े हैं। तो अभी ऐसा है नहीं, सिर्फ नहीं कि गिर में लायन के नंबर जो है वो सारे इकट्ठे हैं, गिर से गिरनार, जूनागढ़ और दूसरे तरफ भी लायन को अभी डिस्पर्स करने की उन्होंने शुरू किया है। जैसे हमने टाइगर को उस टाइप से पहचान लेते हैं, लायन के इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके जो उसके ब्रिस्क है और ब्रिसल से आप उसका पता कर सकते, व्हिस्कर से, और ये सारे व्हिस्कर आपके एक दूसरे लाइन से अलग होता है। अगर आपके पास बहुत हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस हैं उसमें से आपको ये पहचान कर सकते हैं आप कि कितने ज्यादा उसके व्हिस्कर्स हैं, और ये सारे व्हिस्कर्स रो में डिवाइड करके अलग अलग किए जाते हैं।
और उस हिसाब से फिर उस डेटा को आप लायन सेटिंग डेटाबेस में फीड कराते हैं, तो आपको पता चलता है कितने नंबर के आपके लायंस है आपके पास, और फिर उसको कन्वेंशनल मार्क रिकैप्चर और एससीसीआर के जो डेटा है, जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में फिर आप लायन के एबंडेंस निकाले गए। अब तक कुछ 35 लायन जो है रिव्यू कॉलर किया गया था, उसमें से उसके बाद 110 नॉन कॉलर्ड एडल्ट लायन और 130 को भी मॉनिटर किया गया था। ये WI की तरफ से जो रिसर्च टीम रहे उन्होंने, और ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ एक प्रोजेक्ट था, और जिसमें रेडियो टेलीमेट्री और बिहेवियरल मॉनिटरिंग भी किया जाता था लायन का। This is an image where you can see for those radio colored individual where they're moving and what are their home ranges. बीच में जितने भी आपके डॉटेड एरियाज दिख रहे हैं, ये सारे नाइट लाइट से ह्यूमन हैबिटेशन को मैप किया गया है। गिरनार और गिर सबसे बड़ा एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया, और ये सारे जो जितने भी आपके बीच बीच में खाली जगह दिख रहा है वो सारे कनेक्टेड लैंडस्केप है, वो एक एग्रोपेस्टरल लैंडस्केप। गिर गिरनार कॉरिडोर कुछ ऐसा दिखता है, और गिर से गिरनार की कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये लैंडस्केप अपने आप में बहुत ज्यादा लायंस जो भी है उनको हाउस करते हैं और हाउस करने की क्षमता रखते हैं। तो जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर की सूटेबिलिटी निकाले गए थे गिरनार और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो इसमें जितने भी रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे लायन की लोकेशंस हैं गिरनार में, और बीच में जितने भी आपके एग्रोपेस्टरल लैंडस्केप है, जो भी चैनल्स है, रिवर चैनल्स है, फॉरेस्टेड एरियाज है, क्योंकि वहां की फॉरेस्ट जो है आपके ड्राई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट है, ओपन एंड स्क्रैपलैंड जैसा, तो इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैबिटेट सूटेबिलिटी मैप जो भी पार्ट्स है उसको दिखेगा। तो इट सजेस्ट दैट कि गिरनार और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी है, दिस इज वेरी मच सुटेबल फॉर द habitat of lion, and lion can move through this landscape, and it should be declared as an eco-sensitive zone. पर धीरे धीरे ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल लैंड यूज पैटर्न है, मतलब जहाँ पे खेत जमीन था वहां पे कुछ और बनाया जा रहा है, तो इससे जो हैबिटेट लॉस है इसका पर साल कुछ 2 to 8% है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट लैंड ओनरशिप भी है जो अनविलिंगनेस है उनके कि इसको प्रोटेक्ट एरिया घोषित करने के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाने हैं इसको, जैसे कि क्रूशियल जो कॉरिडोर्स है हम उसको एक साथ ले आ सकते हैं और लाइन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। अगर हमने प्रोटेक्ट एरियाज बना दिया और उसके अंदर अंदर कोई ऐसे कॉरिडोर नहीं रहा है तो ये कंजर्वेशन को सक्सेस नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि जितने भी जीन फ्लो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया तक के अगर एनिमल्स मूव नहीं करेंगे तो वो जीन फ्लो नहीं बनेगा, और फिर एक ही छोटे जगह पे वो एनिमल्स जितने भी वो रह जाएंगे और उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसे बीमारी भी आ सकते हैं। पर गिर के बाहर के जो एरिया है, जो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, उसमें जो भी लोग हैं, जो मालधारीज हैं, दे आर वेरी मच टॉलरेंट पीपल, so they have coexisted with lion for several years। तो उनको पता है कि कैसे लायन के साथ रहना है, how to protect their livestock, how to protect their cattle and other livelihood। साथ साथ वहां पे बहुत सारे ऐसे अनप्रोडक्टिव कैटल भी है जो आपको लायन की फीड, मतलब एक फूड बेस के हिसाब से काम करता है, जो एक बैलेंस है दोनों के बीच, मालधारीज और जो उनके लोकल इनहेबिटेंट्स है गिर के आसपास, और उनकी टॉलरेंस। अगर लॉ एनफोर्समेंट यानी कि जो पेट्रोलिंग होता है लायन के, अगर कोई दूसरे तरीके से लायन के पोचिंग या हंटिंग हो रहा है उसको रोका जाए और कॉन्फ्लिक्ट जो भी फिलहाल है उसको भी और कम किया जाए, तो ये एक सक्सेस स्टोरी बन सकता है, जो कि अभी भी है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे 50 टाइगर से अभी 500 से ज्यादा 50 लायन से भी
लेके आज कुछ 500 से ज्यादा लायन अभी गिर के आसपास है। लेपर्ड इज द मोस्ट एडेप्टिव कार्निवोर आई कुड से, क्योंकि ये आपके बहुत सारे जगह पे मिलते हैं। लेपर्ड के अगर हम हैबिटेट देखेंगे तो संजय बोरीवली नेशनल पार्क जो मुंबई के बीचों बीच है, वहां से लेके लेपर्ड लद्दाख जैसी हाई अल्टीट्यूड एरियाज में भी आपको लेपर्ड मिलते हैं। साथ में जो राजस्थान या गुजरात के एरिड लैंडस्केप है वहां पे भी लेपर्ड है, और जो नॉर्थ ईस्ट के रेन फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पे भी आपको लेपर्ड मिल जाता है। तो लेपर्ड के जो हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतना ज्यादा डाइवर्स है, इसलिए कभी अगर आप भले ही आपको किसी जंगल में टाइगर्स के, हो सकता है कि किसी जंगल में देयर आर लेसर नंबर ऑफ टाइगर्स, बट यू कैन आल्सो गेट 10 नंबर ऑफ लेपर्ड्स, बट दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन लेवल ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। इससे पहले हमारे पास कोई लेपर्ड के स्टेटस रिपोर्ट नहीं था, तो सबसे पहला समरी रिपोर्ट स्टेटस के लेपर्ड के समरी रिपोर्ट आया था 2018 में, और आज शायद या तो कुछ ही दिनों में हम इसके जो भी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट है, जिसमें हर एक जहाँ जहाँ पे जो भी स्टेट है उसके लेपर्ड के नंबर और इंडिविजुअल नंबर, जैसे हमारे पास टाइगर नंबर है उस हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। इसमें से लेपर्ड प्रेजेंस है जो हमको फेज 1 डेटा, लेपर्ड के भी एस्टिमेशन प्रोसीजर टाइगर के जैसा ही है, उसके लिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 डेटा से हम लेपर्ड के एस्टिमेशन नंबर निकालते हैं, नंबर एस्टिमेट करते हैं। पर इसमें ऐसा है कि जो भी गुजरात और राजस्थान या तो फिर हाई अल्टीट्यूड जो 2000 मीटर के ऊपर है, उन सब जगह के जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और सर्वे नहीं है, उस सब जगह के एक्सक्लूड करके ये लेपर्ड एस्टिमेशन रिपोर्ट है। तो हम एक तरफ से कहते हैं कि दिस इज द मिनिमल नंबर ऑफ लेपर्ड वी हैव इन इंडिया। Simultaneously, this is the images where we can see where we had leopard captures from the camera trap, and almost this image is similar where we had captured tiger. Leopards are almost there, except for the Sundarban. Sundarban habitat is such that you cannot have leopards there because the leopards are not recorded from mangroves, and few other protected areas was very small like Orang. So Orang we didn't get any leopard, but obviously there were tigers. तो 2014 में हमारे पास एक लेपर्ड एस्टिमेशन रिपोर्ट, लेपर्ड एस्टिमेशन था कि हमारे पास कंट्री में मिनिमल नंबर ऑफ लेपर्ड कितना है। सो दैट वाज 7,910, बट नाउ वी हैव the minimal number of leopard for India is 12,852. तो it seems like कि लेपर्ड के नंबर बढ़ गए हैं, एज लाइक टाइगर के हमारे उसमें 2014 से 2018 में the difference was less. 2018 में हमारे पास टाइगर नंबर था 2,226, 2018 में हमारे पास टाइगर एस्टिमेटेड था 2,967, whereas leopard अगर हम देखेंगे तो there's almost 5,000 increase नंबर जो है increase हुआ है, and it is almost like 10 to 12% annual growth. But at the same time, leopard is everywhere. You can find leopard in tea gardens, you can find leopard in your backyards. जो लोग पौड़ी गढ़वाल की तरफ रहते हैं, जो लोग हिमाचल में रहते हैं या तो फिर नॉर्थ बंगाल के एरियाज में, वहां पे लेपर्ड की कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो लेपर्ड की कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा है, उसके न्यूज़ेस भी आते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे और उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है। सो दिस इज लाइक वेरी कॉमन पिक्चर, जहाँ पे एक लेपर्ड ऐसे किसी जंगल से बाहर आ गया था, तो उसमें सारे लोग उसको ऐसे मार रहे हैं बिकॉज दे आर एजिटेटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारे जितने भी इमेजेस हैं, इसमें से क्या होता है, एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है कि लेपर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बट इट्स नॉट लाइक द सेम।
अगर आपके पास कंजर्वेशन एफर्ट्स अच्छे हैं और अगर आप प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास या तो प्रोटेक्टेड एरिया में प्री ऑक्यूपेशन के जरिए आप उसको अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लेपर्ड के कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है और साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट को दूसरे तरीके से भी हम अवॉइड कर सकते हैं। So you might have heard that there is a plan of reintroduction of cheetah in India. There's a difference between leopard and cheetah. अक्सर हम क्या करते हैं, चीता और लेपर्ड इन दोनों में से, क्योंकि दोनों को चीता ही कहा जाता है। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि there's a video that a man was going to sleep with 3 to 4 cheetahs. और ये याद है कि चीता और लेपर्ड हो सकते हैं कि देखने में बहुत ज्यादा सेम लगे, पर अगर हम उसको गौर से देखेंगे तो चीता के फेशियल स्ट्रक्चर में और जो उसके चेहरा है उसके टीयर मार्क्स दिखता है। चीतास आर वेरी मच एजाइल और स्लिम rather than leopards are bit bulky. चीता इंट्रोडक्शन का जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले ये कि हमारे we had cheetahs earlier. हमारे पास there was, जो एशियाटिक चीता है, there are several number of cheetahs in India, but the last cheetah was shot dead in 1947. ये सिर्फ एक लार्ज मैमलियन स्पीसीज की लॉस ही नहीं है, कंट्री के पोस्ट मतलब जब से इंडिपेंडेंस है तब से लेके अगर हम जो फ्रिंजेस एरिया है जहाँ पे बोर्नियन और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा डायनासोर्स मिल सकता है था, उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेरी like the single large species, large mammal species which have gone extinct from the country. So this is not only lost about a single species, but if you are bringing back cheetahs, I mean if you are conserving cheetahs, so it will also eventually help the other grassland dependent species like great Indian bustard, lesser florican, जिनके लिए वुल्फ, हाइनाज, क्योंकि ये सारे जितने भी स्पीसीज है दे आर मोस्टली ग्रासलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज, और ग्रासलैंड एक अनोखा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। तो चीता अगर हमारे पास हमारे उनको फिर से लाया जाए चीता को भारत में, तो उसके कंजर्वेशन एफर्ट से हम दूसरे स्पीसीज का भी भला कर सकते हैं। तो 2010 में WII और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट वेंचर से एक रिपोर्ट आया था कि उन्होंने देखा था कहाँ कहाँ पे चीता की रिइंट्रोडक्शन की फिजिबिलिटी है। 2020 में 6 मार्च और 30 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी का अपॉइंट किया, जिनको ये बताया गया कि चीता रिइंट्रोडक्शन का जो मैटर है उसको देखा जाए और उसको जल्दी से जल्दी उसका काम जो है उसको किया जाए। उसके हिसाब से WI ने एक टेक्निकल नोट प्रिपेयर किया। फिलहाल मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, पूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शेरगढ़ और नौरदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे जगह को हाईलाइट किया गया था कि यहाँ पे चीता रिइंट्रोडक्शन हो सकता है। वहां पे जाके जितने भी उसके प्रे और उसके हैबिटेट है उसका एक एस्टिमेशन किया गया। पर सिर्फ ये जरूरी नहीं है, साथ में हमने अगर किसी एक जगह पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आगे चल के एक इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, जो कि करीब करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर की है। अगर है तो अच्छा है, जो गांधी सागर और उसके आसपास के एरिया मानसा और निमाच, इन सब एरिया को एक साथ लेके, जिसमें ग्रासलैंड, सवाना, ओपन वुडलैंड, सवाना आपने जैसे देखा होगा कि अफ्रीका के जो ऐसे हैबिटेट है जहाँ दूर दूर तक के घास के मैदान दिखते हैं, सो सवाना ग्रासलैंड भी कहा जाता है उसको। और साथ साथ जो रिवर एंड पैचेस है, ये सारे एरिया अगर हम एज अ कंजर्वेशन कॉम्प्लेक्स के तौर पर रखेंगे और दोनों स्टेट मिलके या तो फिर जो भी जॉइंट एफर्ट है, एक बायोलैटरल के एफर्ट के तौर पे एक चीता कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन कॉम्प्लेक्स किया जाए, तो फिर वहां पे हम आगे चल के जो चीता के रिइंट्रोड्यूस चीता है उसके कंजर्वेशन सक्सेस हमें मिल सकता है। Would like to acknowledge this person and thank you. Excellent, Dev.
एक्सीलेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव था पूरा प्रेजेंटेशन। थैंक यू।